नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। और मैं एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूं आज के दिन के एमसीक्यूज। तो आज है 14 नवंबर 2025 यानी कि बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हमारे आज के एमसीक्यूज पर चर्चा। तो भाई एमसीक्यू लेके आता हूं, आपको पता है 10 मिनट का कार्यक्रम होता है, केवल 10 मिनट में कोशिश करता हूं कि आज के दिन के 5 6 7 जितने सवाल हमको ठीक लगे उतने सवाल हम फटाफट कर लें। चलिए, तो भाई सबसे पहले अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो 19,999 में आप जुड़ सकते हैं। आपको कोड लगाना होगा अतुल जैन। ये कोड लगाना होगा। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी पूरी तैयारी, प्री और मेंस की कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और साथ के साथ आपको कंप्लीट सीसैट मिलेगा। तो आज ही जुड़ जाइए, बिल्कुल भी देर मत कीजिए। अपनी तैयारी को एक सही आकार, एक सही दृष्टिकोण प्रदान कीजिए। ठीक है, चलिए साहब आगे चलते हैं। अच्छा, ये छोड़ देते हैं, इसको कुछ नहीं करते, आगे चलते हैं। चलिए जी, अब जो है आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा आज का पहला सवाल क्या है। पाकिस्तान के 27वें संशोधन के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पाकिस्तान का 27वां संविधान संशोधन, आपको उसके बारे में काफी विस्तार से पढ़ाया है मैंने। तो आप ये बताइए कि उनमें से क्या क्या सही है। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को आजीवन पद और प्रतिरक्षा मिलेगी। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान की जो तीनों सेनाएं हैं उनका जो अध्यक्ष है फील्ड मार्शल और उसके रैंक के जो अधिकारी हैं, सारी जिंदगी अब वो अपने पद पर रहेंगे, यानी कि उनको रैंक रहेगी। आगे कोई और आ जाएगा, वो रैंक पर बने रहेंगे, वर्दी उनकी बनी रहेगी, उनकी सुविधाएं बनी रहेंगी और कभी कोई मुकदमा नहीं चल सकता। यह बात एकदम सत्य है। कैसे सैन्य देश बनने की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान, इसे आपको बताया था। सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक अधिकार क्षेत्र वापस ले लिया गया है, यह बात सही है। फ्रांस जैसी व्यवस्था वहां पे की गई है कि सामान्य जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, संवैधानिक मामलों के लिए एक अलग संवैधानिक कोड बनाई जाएगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाई जाएगी। यह कथन भी आपका सत्य है। और अगला क्या है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सीधे स्थानांतरित कर सकता है, यह कथन भी आपका सत्य है। तो ये तीनों कथन आपके सत्य हैं, 1 2 और 3, यह आपका उत्तर सही हो गया। तो ये तीनों कथन हमारे सही हो गए पाकिस्तान में जो 27वां संविधान संशोधन आया है उसके बारे में। चलिए आगे आते हैं। जयप्रकाश एसोसिएट्स यानी कि जेपी इंफ्राटेक के मामले में ईडी का मुख्य आरोप क्या है? तो जेपी इंफ्राटेक क्या है? जयप्रकाश एसोसिएट्स जो है एक बहुत बड़ा बिल्डर है, एक बहुत बड़ा एक ग्रुप था जिसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे, खासतौर पे दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में। तो अभी हाल ही में ईडी ने क्या किया है, इन पर शिकंजा कसा है और इन पर शिकंजा कस के इनके एक प्रमोटर को गिरफ्तार भी किया गया। मैं नाम भूल गया, कोई गौर करके कोई व्यक्ति हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। तो क्या आरोप लगाया? ईडी ने आरोप लगाया, याद रखिएगा ईडी ने लगाया है। तो ईडी का आरोप क्या है? भूमि अधिग्रहण में अनियमितता, विदेशी फंड का दुरुपयोग, गृह खरीदारों के धन का दुरुपयोग या टेंडर प्रक्रिया में रिश्वत। इसमें सही चीज क्या है? गृह खरीदारों के धन का दुरुपयोग। तो ईडी ने आरोप क्या लगाया है कि जेपी एसोसिएट्स ने क्या किया कि जिन लोगों ने घर के लिए पैसा दे दिया, वो पैसा दिया गया था घर के लिए, लेकिन उसको इन्होंने क्या किया, लॉन्डर कर दिया। उस पैसे को इन्होंने जो है कहीं और उपयोग करने के लिए इस्तेमाल कर लिया और उसको काले धन की तरह दूसरी अनाधिकृत जगहों पर इस्तेमाल किया। यह बात क्लियर है कि नहीं है? तो भाई ये चीज जो है ये यहां पर की गई है। तो गृह खरीदारों के धन का दुरुपयोग जो है ये आरोप ईडी ने इन पर लगाया है, जेपी एसोसिएट्स पर। ठीक है। नैक द्वारा दिया गया मानकीकरण स्कोर कितने साल के लिए वैध होता है? नैक क्या है? भारत में यूनिवर्सिटीज को एक स्टैंडर्ड देती है, एक रैंकिंग देती है, ग्रेड देती है, ए प्लस, बी माइनस वगैरह वगैरह ग्रेड देती है। तो ये अगर किसी यूनिवर्सिटी को एक ग्रेड कोई मिल गया तो वो कितने साल तक वैलिड रहता है, कितने साल तक वो उस ग्रेड का इस्तेमाल कर सकता है अपने विज्ञापनों में? इसका जवाब आपको देना है 10 साल, 5 साल, 2 साल या 1 साल। इसका सही जवाब है 5 साल। ये अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि एक ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है जहां पर ये आतंकवादी पढ़ाते थे, अल फाराह यूनिवर्सिटी जो है, जो आपकी हरियाणा में है, जहां पर ये जो आपके लाल किले के बम ब्लास्ट वाले जो आपके आतंकवादी पढ़ाते थे, उस पर नैक ने कार्रवाई करी है। नैक ने कहा कि भाई ये अपने वेबसाइट पर इन्होंने लिखा हुआ है कि नैक ने इनको ए प्रमाणन दिया है, लेकिन वास्तव में वो ए प्रमाणन बहुत वर्ष पहले दिया था और वो एक्सपायर हो चुका है। तो नैक ने इन पर कार्रवाई करी है। नैक ने कहा है कि अपनी वेबसाइट से आप इन चीजों को हटाइए। तो कई बार यूपीएससी इस तरह की चीजें पूछ लेता है जो किसी और कारण से न्यूज में रही होती है। तो नैक का ये कार्रवाई जो है, इसके कारण ये खबर न्यूज में थी, ये आपको पता होना चाहिए। 5 साल तक के लिए स्कोर जो है वो वैलिड होता है। एमएससी जैसी शिपिंग कंपनियों द्वारा फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस का उपयोग सामान्यतः किससे जुड़ा होता है? तो एक फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस एक टर्मिनोलॉजी है, एक शब्द है, एक जो है फ्रेज है जो शिपिंग इंडस्ट्री में बड़ा यूज होता है। इसका तात्पर्य क्या होता है? एमएससी का नाम आज सुबह की क्लास में पढ़ाया था। वो क्यों बताया था कि भाई एमएससी जो होती है वो क्या करती, उसका एक जहाज जो था वो केरल के तट पर डूबा था, याद होगा आपको।
तो भाई ये क्या है, इनका फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस क्या होता है, इसका क्या मतलब है? बेहतर नौसैनिक सुरक्षा, कर व नियामक शिथिलता, उच्च तकनीकी मानकों का पालन व या यूएन की बाध्यकारी संधियां। तो फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस का उपयोग जो होता है कर व नियामक शिथिलता के जुड़ा होता है। तो बेसिकली ये कंपनी करती क्या है भाई, देखो जैसे दो अलग अलग देश है जहां पर ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, किसी देश में टैक्स ज्यादा है, किसी देश में टैक्स कम है। तो ये कंपनियां क्या करती हैं, पूरी सर्विस जो होती है वो किसी अन्य देश को देती हैं, लेकिन अपना जो शिप है वो किसी अन्य देश में पंजीकृत कराती हैं ताकि उन्हें कम टैक्स देना पड़े। तो इसको ये कहते हैं फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस की सुविधा के हिसाब से, अपनी सुविधाजनक प्रवृत्ति के हिसाब से जिस देश का झंडा इनको लगाना पड़ता है वो ये लगा लेती हैं। इसको कहते हैं फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। तो ये क्या है, कर और नियामक शिथिलता का एक उदाहरण है कि टैक्स नियमों की का एक लूप होल है, उसमें एक गड़बड़ है ये, जिसका फायदा इस तरह की कंपनियां उठाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उत्सर्जन वृद्धि धीमी होने के पीछे कौन सा कारण प्रमुख था? आपको आज सुबह बढ़ाया कि 2023 से 24 तक उत्सर्जन कितना बढ़ा, 4% बढ़ा, लेकिन 2024 से 25 तक उत्सर्जन केवल 1.4% बढ़ा। तो ये जो दर में कमी आई, ये जो आपके उत्सर्जन दर में की वृद्धि में गिरावट आई, इसके पीछे कौन सा कारण प्रमुख था? औद्योगिक मंदी? नहीं, औद्योगिक मंदी तो भारत में आई नहीं। अक्षय ऊर्जा व अनुकूल मानसून, ये सही कारण दिया है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने। अक्षय मतलब जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा होती है, जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो, और आपका अनुकूल मानसून की इस साल मानसून अनुकूल रहा, उससे भी प्रदूषण में, उससे भी आपके कार्बन उत्सर्जन में आमतौर पर कमी आई। तो ये जो है, ये दो प्रमुख कारण इसमें दिए गए हैं रिपोर्ट में। ये आज के अखबार में था, तो इसको समझना जरूरी है। भारत नेपाल ट्रांजिट ट्रीटी संशोधन में के संभावित आर्थिक रणनीतिक निहितार्थों में कौन सा शामिल है? कि नेपाल द्वारा, कि भारत और नेपाल की जो ट्रांजिट नीति है उसमें क्या क्या, उसमें जो संशोधन किए जा रहे हैं उन संशोधन में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? नेपाल द्वारा केवल सड़क मार्ग से भारत का उपयोग। देखो, एक तो जहां पर भी केवल शब्द आ जाए ना, वो जनरली गलती होता है यार। नेपाल के साथ भारत अपनी ट्रांजिट ट्रीटी को बढ़ाएगा तो उसके साथ अपना सहयोग केवल सड़क मार्ग पे क्यों रखेगा? कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं है। तो इसीलिए ये तो गलत हो ही गया। नेपाल को रेल आधारित लॉजिस्टिक्स की सुविधा, यह संभव है क्योंकि नेपाल पहाड़ी देश है, रेल लॉजिस्टिक्स उतने होते नहीं है, तो भारत उसको देना चाहता है। भारत द्वारा नेपाल में रेल संपत्ति का स्वामित्व, भारत स्वामित्व रख के क्या करेगा भाई नेपाल की रेल संपत्ति का? नेपाल चीन व्यापार का प्रतिबंधित होना, नेपाल ऐसा क्यों करेगा? नेपाल बिल्कुल नहीं मानेगा। तो बी जो है ये सही है, भारत नेपाल को रेल आधारित लॉजिस्टिक्स की सुविधा प्रदान करना, यह आपका सही जवाब इसमें हो गया। किस राज्य की राजधानी में सड़कों के नाम वैश्विक टेक फर्म्स के नाम पर रखे जा रहे हैं? कि भाई राजधानी जो है, शहर है, वो क्या कर रही है, उसमें बड़ी बड़ी सड़कों के नाम जो ग्लोबली टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके नाम पर रखे जा रहे हैं। यह कदम उठाया है तेलंगाना में। तेलंगाना में मुख्यमंत्री ने, वहां की सरकार ने क्या किया है, हैदराबाद की सड़कों के नाम जो हैं वो ग्लोबल टेक फर्म्स के नाम पर रखे जा रहे हैं। तो तेलंगाना इसका सही जवाब हो गया। इस बात को याद रखिएगा। इस तरह के सवाल एक बार अखबार में आते हैं फिर लोग भूल जाते हैं, लेकिन कई बार यूपीएससी में इस तरह या किसी अन्य एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए गुड़गांव पुलिस द्वारा अनिवार्य रजिस्ट्रेशन निर्देश को देखते हुए किस ऐतिहासिक संवैधानिक मिसाल से इसकी तुलना सबसे निकट की जा सकती है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। गुड़गांव पुलिस ने क्या कहा है कि भैया देखो, जितने भी कश्मीरी लोग रह रहे हैं सबको हमारे यहां पुलिस के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये कौन से मामले को कंपेरेबल माना जा सकता है? राइट टू लाइफ भी इसका सही जवाब हो सकता है, एडीएम जबलपुर, कि यार राइट टू लाइफ का भी एक हिस्सा है कि भाई केवल कश्मीरियों को आप सिंगल आउट करके क्यों कह रहे हो कि तुम रजिस्टर करो। एसआर बोम्मई, सेक्युलरिज्म एंड इक्वालिटी, ये भी आप कह सकते हो कुछ हद तक। प्रदीप जैन, इंडियन सिटीजनशिप मोबिलिटी, ये भी कुछ हद तक सही है। इंदिरा सोहनी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रदीप जैन इसमें ज्यादा सही मामला है, इंडियन सिटीजनशिप मोबिलिटी। प्रदीप जैन मामले में यह कहा था कि राज्य का तर्क यह है, राज्य यह कह रहा है कि भाई अपने राज्य को चलाना हमारी जिम्मेदारी है, तो उसके लिए हम कुछ विशेष प्रावधान कभी कभी लगा सकते हैं। तो तीनों ही सही है इसमें मेरे विचार में, लेकिन प्रदीप जैन जो है वो एक ज्यादा सही मामला, ज्यादा सही उत्तर इसका माना जा सकता है मेरे विचार में। थ्रीमा के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? 10 मिनट तो नहीं होगा, नहीं होने वाले हैं। ये एक स्विफ्ट मैसेंजर ऐप है, बिल्कुल सही है ये बात।
इसके लिए फोन नंबर या ईमेल आईडी की आवश्यकता नहीं होती, जिसके कारण इसको ट्रेस कर पाना बहुत कठिन है। यह बात भी सही है। तो लाल किले का जो धमाका हुआ है उसमें जो ये लोग इन्वॉल्व थे, ये आपस में बातचीत कम्युनिकेशन के लिए थ्रीमा ऐप का ही उपयोग कर रहे थे। तो थ्रीमा ऐप के बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए। दोनों कथन सत्य हैं, आपका पहला और दूसरा, तो एक और दो दोनों आपके यहां पर सत्य हो गए। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपको बता दूं, अनअकैडमी के साथ अगर आपको जुड़ना है तो आप अतुल जैन कोड लगाकर जुड़ सकते हैं और हमारे सब्सक्रिप्शन का लाभ उठा सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।